हाँ भाई, तो क्या हाल चाल सभी का? होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा सबका, ठीक है। एग्जाम्स आ रहे हैं आजकल, तो लगे रहो, रिवाइज करते रहो फटाफट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का रिवीजन करेंगे। उसके बाद जितने भी अभी रिसेंट एग्जाम्स में जिस ट्रेंड पे क्वेश्चंस आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे। आई मीन उस फॉर्मूलाज को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं जब लेके आऊँगा चैप्टर वाइज तो मैं करूँगा, ठीक है। फिलहाल ये रिवीजन है तो बहुत छोटा वीडियो रखूंगा मैं इसको, और फटाफट मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है, एक बार तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा, तो आप अवेयर होंगे क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना है। ओके, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना है, प्रैक्टिस करना है साथ में। देखते हैं ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा क्या होता है? जैसे मान लो एक पॉइंट दे दिया एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट, तो यहाँ पे एक्स को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट्स। ये सॉरी एब्सिसा, ये लिखा है मैंने। एक्स एक्सिस क्या होता है? एब्सिसा। वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। ये दे रखा है ऐसे। ये प्लस प्लस होता है, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है। एक्स डैश लिखा है, वाई डैश मतलब ये माइनस वाला पार्ट है, ये पूरा माइनस है, ये पूरा माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस। फिर क्या लिखते हैं? वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्स वाई एक्स एक्स। तो ये लिखते टाइम हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एक्स जैसे नेगेटिव हो रहा है तो पहले लिखूंगा, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये चीज़ याद, आई थिंक सबको पता ही होगा ये क्वाड्रेंट का कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा। क्वेश्चन इससे बनते नहीं है, बस मैंने इंट्रोडक्शन के लिए रखा हुआ था, बता देता हूँ। मेनली यहाँ से क्वेश्चन सब शुरू होते हैं। अपने फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एक्स वन और वाई वन, एक्स टू वाई टू आर पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे मान लो दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दो ये पॉइंट हो गए, ठीक है। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो ये एक्स वन वाई वन हो गया, और ये क्या हो गया? एक्स टू और वाई टू। इनके बीच का ये डिस्टेंस पूछेगा तो उसका ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली अगर ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये होता है, ठीक है। तो एम इज टू एन इसका रेशियो हो गया, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ये दो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये दो पॉइंट हो गए, इसको मान लो 3:2 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। एम रेशियो एन में ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को पी पॉइंट पे, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस का ये होगा और वाई एक्सिस का ये होगा। सपोज मेरे को एक्स एक्सिस निकालना है तो कैसे निकालूंगा? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे। एक्स एक बार हो गया, फिर वाई के केस में सेम करेंगे, एम वाई टू एन वाई वन बाई एम प्लस एन, दोनों में आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये जो भी ऑर्डिनेट्स सॉरी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा सेक्शन फार्मूला। इसके थ्रू अपना ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अब देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, इसी में होता है, ये भी सेक्शन फार्मूला से ही आया मिड पॉइंट। ये क्या होता है? यहाँ पे 1:1 के पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे 2 हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स टू 1 इंटू एक्स वन क्या हो जाएगा? एक्स वन प्लस एक्स टू, 1 प्लस 1 2 आ गया, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे चारों ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा घूम जाता है लोगों का दिमाग। सेक्शन फॉर्मूला है, अगर एक्सटर्नली बोलता है उसमें, सपोज दो पॉइंट्स हैं और ये 3:4 के रेशियो में एक्सटर्नली ये रेशियो जो है इसको डिवाइड करता है किसी भी लाइन को। मान लो ये हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो सपोज ये एम रेशियो में है ए पी और ये बी पी एन में है, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर जो फॉर्मूला याद किया था ना, इसमें यहाँ पे क्या करूंगा? मैं माइनस लगा दूंगा प्लस की जगह पे, बस। जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अगर कोई भी रेशियो एक्सटर्नली डिवाइड करता है एक लाइन को दो पॉइंट्स के थ्रू, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे निकलेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि इसमें से ये जैसे एम है और इसमें से फिर ये एन माइनस करके फिर प्लस, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपली एक्सटर्नली है, डायरेक्ट माइनस करो, ठीक है। रेशियो डायरेक्ट लिखो, खेल खत्म। इंटरनली है और कुछ नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है इंटरनली एक्सटर्नली, तो आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, वैसे गिवन रहेगा एग्जाम में। टाइप्स ऑफ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो प्री में भी आते हैं। जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइंस गिवन है। तो अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे तो उसके लिए कंडीशन ये रहेगा, पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन रहेगा, कोइंसिडेंट होंगे तो ये कंडीशन रहेगा। ये आपको याद होना चाहिए। a1 अपॉन a2 मतलब पहले वाले लाइन का x का कोएफिशिएंट, दूसरे का x का कोएफिशिएंट,
का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 y का, ठीक है, बट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। इसके केस में क्या होता है, जब जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब जो स्लोप होता है लाइन का m1 इज नॉट इक्वल टू m2। हो सकता है ये एमसीक्यूज में आ जाए आपको, ठीक है, मतलब अपना जो क्वेश्चन आता है प्री या मेंस कहीं पे भी आ सकता है ये, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। तो इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, क्या लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होगी। तो आपको याद होना चाहिए कब होते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, पहले केस में क्या था, इंटरसेक्टिंग में ये दोनों बराबर नहीं थे। पैरेलल लाइंस के केस में पहले बराबर होगा तो दूसरा वाला ये बराबर, मतलब सी वाला बराबर नहीं होगा। मतलब इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन होता है m1 m2 के इक्वल होता है जब भी लाइंस पैरेलल होती है। बाकी ये m1 m2 ये डिटेल में अभी मैं बताऊंगा इसका स्लोप वगैरह का आगे। मुझे याद है तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि ये भी ये कंडीशन हो सकता है, मतलब एग्जाम में आ जाए m1 इज नॉट इक्वल टू m2 m1, ये तो पता ही है परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस का कंडीशन स्लोप के केस में। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में क्या होता है, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन है जो कि विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। a1 अपन a2 ये लाइंस अपने a1 अपन a2 इज इक्वल, तीनों इक्वल होंगे। तो याद कैसे रखना है, इंटरसेक्टिंग, इसको ऐसे सीक्वेंस में याद रख लो, माइंड में इमेज हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग होंगे, जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है मेरे को। मतलब क्या होगा यहाँ पे, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू, पहला वाला इक्वल नहीं होगा। पैरेलल लाइन के केस में दूसरा वाला इक्वल नहीं होगा, ये याद हो गया ना यहाँ तक। इंटरसेक्टिंग में ये इक्वल नहीं होगा, उसके बाद वाला इक्वल होगा, फिर ये इक्वल नहीं होगा तो ये इक्वल होगा, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी आपके पास कोई ऑलरेडी कोई टेक्निक है तो आप वेल एंड गुड है, ठीक है। नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइन के केस में। पैरेलल लाइन से सपोज यहाँ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन से, तो कहाँ से सॉल्यूशन आएगा, है ना। अच्छा अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ये बता दिया था मैं अभी, ठीक है। तो इसमें तीनों इक्वल होते हैं, बस खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा टाइप्स ऑफ लाइंस के केस में। अब बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या होता है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। और m कैसे आता है, सपोज आपको 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे x1 y1 और x2 y2, ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे तो हम इसका स्लोप पूछ देगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को tan थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस होंगे तो उसके केस में अभी प्रीवियस वाले स्लाइड में बताया था मैं, m1 इज इक्वल टू m2। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस होंगे जब भी, तो m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। मतलब पहले वाले लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे लाइन के रेसिप्रोकल का नेगेटिव होगा, रेसिप्रोकल का नेगेटिव होगा, या फिर दोनों लाइंस का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। जैसे भी कंफर्टेबल हो याद कर सकते हो इसको। क्या बोला मैं, पहले वाला लाइन एक गिवन है और बोलेगा इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ, ठीक है। ये m1 जैसे कोई भी लाइन दे देगा 2x + 3y + 6, बोलेगा इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ। तो पहले तो इसका स्लोप निकालो, क्या हो जाएगा -2/3। अब इसके परपेंडिकुलर का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे 2 माइनस में था तो ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस में चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3/2 इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात होगी ना तो पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 3 फॉर्म होते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन कभी भी आएगा कि लाइन का इक्वेशन बताओ और ये गिवन पॉइंट्स हैं। सपोज x1 y1 और x2 y2 ये गिवन पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन ऑफ एक लाइन बनाओ, तो हम क्या करेंगे, m का फॉर्मूला पता है अपने को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पॉइंट्स गिवन है, यहाँ से m निकाल लिया, ये फॉर्मूले में रख दूंगा। y माइनस y1 यूज कर लूंगा इज इक्वल टू m निकाल ही लिया था ये फॉर्मूला यूज करके, x माइनस m इंटू x माइनस x1 गिवन है, बस ये हो गया पॉइंट फॉर्म। स्लोप फॉर्म की बात करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सिंपल, और कुछ नहीं। स्लोप फॉर्म मतलब ये ऐसे लिखना है ये, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। ये x एक्सिस का ये a इंटरसेप्ट है, y का b है, ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑफ x और इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और ये c है, ये भी इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट एट y इज इक्वल टू है, ठीक है। तो ये हो गया 3 फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा यहाँ मैंने लिखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -a/b, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y और माइनस लगा देना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -2/3,
ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल इनटू माइनस, तो इसका ये देखो 3/2 और माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। अब ये पूछता है कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो निकल गया, अब उसका इक्वेशन भी बता दो। जैसे ये एक लाइन है, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन यहीं से निकल जाएगा, स्लोप आ गया। अब मैं क्या करूंगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में रख दूंगा, स्लोप आ गया, ये हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, ये लाइन का, ये गिवन लाइन है इसका परपेंडिकुलर का, तो इसके परपेंडिकुलर का मेरे को ये मिल गया 3/2, एम इज इक्वल टू 3/2, मतलब ये जो है ना 3, ये x का कोएफिशिएंट है और 2 जो है y का है, ठीक है। तो ये ले लिया मैं, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बट यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो माइनस इसलिए आएगा क्योंकि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी होता है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो ये कैसे निकालूंगा, माइनस ए बाई बी माइनस 3/-2, तो कट जाएगा ये, तो इसका मतलब 3/2 आ रहा है, जो कि इसका स्लोप है, करेक्ट है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो इसका स्लोप आ जाएगा -3/2, जो कि गलत है, तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा। आगे देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², और इसका मॉड ले लेंगे। मॉड्स लेने का फायदा होता है कि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। ax by c कुछ नहीं करना है, ये a लेना है और यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर b लेना है जो पॉइंट गिवन है उससे मल्टीप्लाई, प्लस c अपॉन ये इन दोनों का रूट में ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए, इसको बोलते हैं डी। तो क्या हो जाएगा, c1 - c2 अपॉन √a² b²। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों लाइंस का स्लोप का डिफरेंस अपॉन 1 + m1 m2। m1 क्या है, एक लाइन का स्लोप, m2 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप, m1 - m2 1 + m1 m2, मॉड ले लूंगा, आंसर एंगल आ जाएगा। आगे बात करते हैं, एक बात करते हैं अभी रिफ्लेक्शन की, ठीक है। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, अ रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट, सबको पता है, ठीक है। अगर ए यहाँ पे लिखूं तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। अगर मैं ऐसे बी लिखता हूं तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। सबको पता है, रीजनिंग वगैरह में सबने सॉल्व किया होगा। तो सेम वैसे ही क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हम लोग। इफ रिफ्लेक्शन इज आस्क्ड अबाउट ओरिजिन चेंज ओनली साइंस, यहाँ कॉमा लगा दो। अगर सिर्फ ओरिजिन के बिहाफ पे पूछा जाएगा ना, इफ रिफ्लेक्शन इज आस्क्ड अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन ये ओरिजिन होता है 0,0, कि ये एक सर्टेन पॉइंट है, इसका ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। जब भी ओरिजिन आएगा तो साइन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आंसर। रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। इसके ऊपर अपने को चाहिए ये इसका रिफ्लेक्शन, तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, जिसके अलोंग चाहिए, क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, जिसके अलोंग चाहिए, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सेम रहेगा, ये -5 ही रहेगा, y चेंज होकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -7। तो अगर -5/7 है और बोलता है कि इसका रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस बताओ, तो x पे क्या होगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये 7 का क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे मैं मिरर लगाऊंगा तो इधर आ जाएगा, और इधर क्या होता है, रुको ये हटाने दो, इधर क्या होता है, ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो इसलिए हमको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा इसका मिरर। अब बात करते हैं, इसको मिरर से भी जानते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज। तो कभी रिफ्लेक्शन ना देके मिरर पूछ दे कि पॉइंट का मिरर इमेज बताओ, तो भी सेम चीज है, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, अभी सॉरी वाई एक्सिस, एक्स का हो गया, वाई क्या है, ये होता है, ये वाला, ये वाई होता है, वाई डैश, ये एक्स डैश, और ये एक्स होता है। अब यहाँ पे एक गिवन है, सेम पॉइंट मैंने ले लिया -5,7, और इसका मैं रिफ्लेक्शन चाहिए मेरे को वाई के अलोंग, तो मैं क्या करूंगा, इसका ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मिरर इमेज इधर ही बनेगा ना, और इधर क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे 5,7, इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि सपोज मैं पूछ दूं आपसे कि -5, -8 है, इसका रिफ्लेक्शन बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो -5, -8 आपको पता है कि यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग पूछा है, मतलब इसके ऊपर के साइड, इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा,
ये एक्स एक्सिस है तो इधर जाएगा, तो -5 कोमा -8 है, तो इधर क्या होता है, एक एक्स एक्सिस माइनस होता है और वाई प्लस होता है, तो इधर क्या हो जाएगा -5, 8। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये पता होना चाहिए। अगर मैं इसी को बोलूँ कि वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस, तो क्या होगा, ये साइड होगा। तो कोई ये पॉइंट है, इधर मिरर रखा है, इधर आ गया, तो इधर क्या होता है -5 सॉरी +5, -8। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इसमें वाई नेगेटिव है, तो 5 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। सिंपल है। बाकी ये सब जो भी है ये मैं डिस्कस करूंगा जब मैं क्वेश्चन का कंटेंट लेके आऊंगा, तो बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं ये सब टेक्निक। अब देख लेते हैं सेंट्रॉइड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, इसमें मान लो ये मैंने सेंट्रॉइड ड्रॉ कर दिया, ये है जी पॉइंट, ठीक है। अब इसका सेंट्रॉइड निकालना होगा, सिंपल है, तीनों पॉइंट्स लेके 3 से डिवाइड कर दूंगा, बेसिकली एवरेज बोल सकते हो, जितने पॉइंट्स बाई 3, 3 3 खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये बहुत इजी है, ये देखो कैसे याद रखते हैं इसको। हाफ पहले लगा देना है बार, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के x1 लिखना है, ठीक है। x1 लिखने के बाद y लिखना है ब्रैकेट में। अब 1 तो यहाँ हो गया, उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा 2 3, ठीक है। मतलब इस सीक्वेंस को ना ऐसे सर्कुलर फॉर्म में चलना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको माइंड में लेकर चलना है। अब 1 हो गया तो मैं किधर जाऊंगा, 2 और 3 पे जाऊंगा, तो ये हो गया 2 और 3। फिर मैं x2 का लिखूंगा, 1 का हो गया ना x1, अब x2 का लिखूंगा तो कैसे जाऊंगा, 3, 2 से 3 और 3 से 1, तो x2 लिख लिया। अब x2 लिख लिया तो x2 ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 1, 3 और 1। फिर x3 लिख लिया, मतलब ये वाला लिख लिया मैं, तो क्या लिखूंगा 1 और 2। सिंपल, जो लिख दिया उसको नहीं लिखना है, उसके बाद ये सर्कुलर फॉर्म में ये रोटेट करना है। ईजी है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर मतलब क्या होता है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, सेम लाइन पे ही आएंगे। ट्रायंगल फॉर्म नहीं किस केस में नहीं होता है वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी मेंसुरेशन में, हाँ मेंसुरेशन वाली वीडियो में बताया था जब मैंने ट्रिपलेट्स कराया है रिवीजन में, ठीक है। तो वहां देख लेना आप लोग कि कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है। और जब भी कोलिनियर फॉर्म होगा तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इज इक्वल टू 0। इजी। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर ओरिजिन होना चाहिए, 0,0 जब भी होगा सेंटर तो ये होगा इक्वेशन। ये चीज याद रखना। कभी भी अगर सेंटर सपोज दे रखा है h, k, यहाँ कुछ भी हो सकता है 2 3 5 7 कुछ भी, तो क्या करेंगे x माइनस एच स्क्वायर मतलब h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर सेंटर ओरिजिन है तो ये फॉर्मूला, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना, ये जो g है यहाँ पे और जो f है ये दोनों सेंटर है, ये देखो -g और -f यहाँ पे क्या है, सेंटर है, तो ये माइनस लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा -g -f। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको जैसे मान लो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, रैंडमली ऐसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये एक इक्वेशन है सर्कल का, अब इसका सेंटर बताओ क्या होगा, तो ये क्या है 2g, 2g इज इक्वल टू क्या होगा -3 होगा। यहाँ पे 2gx लिखा है ना मैंने और ये माइनस में है, तो g क्या होगा -3/2। ये हाँ ये वाला g हो गया -3/2। अब f की बात करते हैं, तो 2f के फॉर्म में लिखा है ना यहाँ पे, 2f इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अच्छा तो f क्या हो जाएगा -2, तो g और f, तो ये सेंटर हो गया -3,2 और -2, ये सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है इसको, तो एक इक्वेशन गिवन रहेगा, बोलेगा सेंटर बताओ, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इक्वेशन देखते ही फटाफट कर लोगे 10 से 20 सेकंड में। रेडियस की बात करते हैं। रेडियस जब भी कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बेसिकली ये -g का होल स्क्वायर होता है क्योंकि ये माइनस में है, बट -g का होल स्क्वायर क्या होगा, g स्क्वायर होता है, तो इसके लिए यहाँ पे g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। c क्या है, ये वाला
यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म होता है ना उसको बोलते हैं सी। तो ये हो जाएगा अपना रेडियस, रूट ले लेंगे इसका। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। बस इतना ही था। ठीक है भाई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, और आई थिंक इससे बाहर तो कुछ फॉर्मूला आता नहीं है अपने एग्ज़ाम में। बाकी जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बेहतरीन क्वेश्चंस, और उसके थ्रू मैं कराऊँगा बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, और कम से कम सॉल्यूशन, मतलब पेन का कम से कम यूज़ करना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ ओरली हो सकती है तो उसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को। और अच्छा लगे तो भाई शेयर तो करना ही चाहिए आपको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत धांसू धांसू बढ़िया बढ़िया कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, मैं लेके आने वाला हूँ। सो बने रहे इस चैनल के साथ, और मिलते हैं फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।